मेरे प्यारे मित्रों, आप सभी का मंजूचंद क्लासेज यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम जीव विज्ञान के तहत जो एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 6 था जैव प्रक्रम, उसका पहला टॉपिक पोषण, दूसरा श्वसन कर लिए हैं। उसके बाद तीसरा हम पढ़ेंगे, वो है परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन। तो ध्यान रखेंगे, ये आपका एनसीईआरटी के चैप्टर के अनुसार ये चैप्टर नंबर दिया हुआ है। अगर आप भारतीय भवन जीव विज्ञान में देखेंगे तो ये तीसरा नंबर चैप्टर होगा। चलिए शुरू करते हैं। परिवहन। देखिए, परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है, तो ये देखिए, सभी आवश्यक पदार्थों को, जैसे आप थोड़ा सा रिकॉल कर लीजिए कि जैव प्रक्रम में क्या था। जैव प्रक्रम मतलब समस्त जीवधारियों को उनको जीवित रहने के लिए और उनके शरीर का अनुरक्षण यानी मेंटेनेंस के लिए कुछ ना कुछ चीजों की जरूरत होता है, उसे जैव प्रक्रम कहते हैं। जैसे पोषण हुआ, श्वसन हुआ, आपका परिवहन होगा, उत्सर्जन होगा। ये सब क्या है? ये सब ऐसी प्रक्रिया यानी ऐसे प्रक्रम है, ऐसे प्रोसेस है जो किसी भी जीव के जीने के लिए आवश्यक है। यही जैव प्रक्रम है। तो जैव प्रक्रम में पोषण हमने पढ़ लिया था। क्या ये कोई भी खाद्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं तो उसका पाचन होता है, पाचन के है और उसी से एनर्जी मिलता है यानी ऊर्जा मिलता है, जो सभी जीवधारियों द्वारा अपनी गतिविधियों को करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो ये पोषण था। उसके बाद पोषण था, उसके बाद हमने श्वसन पढ़ा था। श्वसन में क्या पढ़ा था कि हमने सांस लेने से लेकर शरीर के अंदर कोशिकाओं में श्वसन की कोशिकीय श्वसन होने के बाद बना ऊर्जा यानी एटीपी के फॉर्म में बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमारे नाकों के द्वारा बाहर निकलता है, यानी ऑक्सीजन लेने, यानी सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेने और अंदर की सारी समस्त प्रक्रिया। उसके बाद फिर कार्बन डाइऑक्साइड बने कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने तक की संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते थे। इसमें हमने कोशिकीय श्वसन देखा था और उसके बारे में आपने पढ़ा था। उसके बाद अब क्या है? परिवहन है। परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन, यानी हमारा शरीर है, शरीर में मतलब एक एक सेल से शरीर बना हुआ, तो कई से मतलब हमने यहाँ से भोजन लिया तो भोजन हमारे पेट तक गया, तो पेट में ही जरूरत नहीं है, हमारे शरीर ब्रेन में भी जरूरत है, यानी पैर की नाखून तक है, वहां तक जरूरी है। तो कैसे हो, यानी जो पदार्थ हमें पेट में चला गया, हमने खाया, पेट तक गया, पेट तक गया, पेट के बाद उसका पचा हुआ चीजें हमें क्या चाहिए? शरीर के एक कोना से लेके यानी मस्तिष्क सर से लेके पैर तक के चाहिए। यहाँ पे क्या देखते हैं कि पदार्थों का मेरा परिवहन होना जरूरी है, यानी आवश्यक पदार्थ। जैसे ऑक्सीजन ही है, जैसे ऑक्सीजन हमने नाक से लिया तो नाक से लेने के बाद ऑक्सीजन कहाँ जाता है? फेफड़ा में जाता है। तो फेफड़ा तक ही तो यूज नहीं है, ऑक्सीजन हमारे क्या एक एक सेल तक जाना चाहिए, यानी हर कोशिका तक हमारा ऑक्सीजन जाना चाहिए, तभी तो कोशिकीय श्वसन होगा। और कोशिकीय श्वसन होगा तो हमें एटीपी के फॉर्म में एनर्जी यानी ऊर्जा मिलेगा, और उसी ऊर्जा को शरीर हमारा उपयोग करता है। तो इसीलिए ऑक्सीजन का परिवहन होना जरूरी है। उसी तरह खाद्य पदार्थ यानी कोई खनिज लवण है, उसका भी परिवहन जीवों के में जरूरी होता है। तो उसी के बारे में, परिवहन के बारे में हमको पढ़ना है, परिवहन क्या होता है। तो सभी आवश्यक पदार्थ, सभी आवश्यक पदार्थ, सभी आवश्यक पदार्थ को उनके मूल स्रोतों से शरीर की कोशिकाओं तक लाना, यानी देख रहे हैं क्या कि सभी क्या है कि आपको सभी आवश्यक पदार्थों को उनके मूल स्रोतों यानी मूल स्रोत जहां भी है से शरीर की कोशिकाओं तक लाना तथा उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर से बाहर निकल जाएं, पदार्थों का परिवहन परिवहन कहलाता है। आपने क्या देखा कि पदार्थों का परिवहन यानी परिवहन क्या है? तो सभी आवश्यक पदार्थ, शरीर के लिए जितने भी आवश्यक पदार्थ है, उन सभी को उनके मूल स्रोतों से, यानी वो जहां उनका मूल स्रोत है वहां से शरीर की कोशिकाओं तक लाना। यानी ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर गया तो फिर उपापचय यानी अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस होगा, क्रिया होगा, उसके फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ, जैसे हमने ऑक्सीजन लिया, कोशिकीय श्वसन हुआ, कोशिकीय श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो हानिकारक है शरीर के लिए, उसको क्या करना होगा? फिर बाहर निकालना होगा। तो ही बोल रहा है, हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालकर उन अंगों तक पहुंचाना जहां से वे शरीर के बाहर निकल जाए, पदार्थों का परिवहन कहलाता है। यानी जैसे ही ईच कोशिका में आपका क्या बन रहा है? ये कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, तो कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका में बना कोशिकीय श्वसन के बाद, तो ऐसा तो नहीं है कि उसी कोशिका से बाहर निकल जाना है,
नहीं, उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इकट्ठा करना है और इकट्ठा कर फेफड़ा में लाना है और फेफड़ा से फिर ट्रैकिया होते नाक के द्वारा बाहर या मुंह के द्वारा बाहर निकलता है। यही पदार्थों का परिवहन है। तब आवश्यक पदार्थ और हानिकारक पदार्थ। आवश्यक पदार्थ को मूल स्रोत से लेकर शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से लेकर उन स्थानों तक पहुंचाना जहां से वो शरीर से बाहर निकल जाए। इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? संपूर्ण प्रक्रिया को हम आपको परिवहन बोलते हैं। जीवों को शरीर में इस कार्य के लिए विकसित तंत्र होते हैं जिसे परिवहन तंत्र यानी ट्रांसपोर्ट सिस्टम कहते हैं। जीवों में उच्च स्तरीय जीव हैं, यानी जो एक कोशिकीय हैं, उनमें तो उतना विकसित नहीं होगा, लेकिन उच्च स्तरीय यानी उच्च वर्ग के जो जीव हैं उनमें एक परिवहन तंत्र यानी विकसित तंत्र होता है जिसे परिवहन तंत्र या ट्रांसपोर्ट सिस्टम बोलते हैं। जैसे हार्ट हो गया, किडनी हो गया। उसी तरह पेड़ पौधा में देखिएगा तो जाइलम फ्लोएम होगा, जिसके बारे में आगे मैं बता रहा हूँ। अब देखिए पौधों में पदार्थों का परिवहन, पहले आप देख लें पौधों में पदार्थों का परिवहन कैसे होता है। तो पौधों में पदार्थों का परिवहन, पहले तो आप देखिए कि आवश्यक पदार्थ कौन सा है। पौधों में पदार्थों का परिवहन होना है, यानी आवश्यक पदार्थ का ही परिवहन होना है। और फिर हानिकारक जो शरीर पौधों में बनेगा उसको उन स्रोतों तक ले जाना है, यानी उन जगहों तक ले जाना है जहां से वो शरीर से यानी पौधों से बाहर निकल जाए। आवश्यक पदार्थ, आवश्यक पदार्थ क्या है? जल, लवण एवं खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड। जल है आवश्यक, लवण है, लवण एवं खनिज, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। नहीं, आपका CO2 चाहिए, CO2 चाहिए। क्यों CO2 चाहिए? क्योंकि CO2 से ही तो ग्लूकोज और CO2 और प्लस H2O जल से ही तो हमारा ग्लूकोज बनाता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होता है, इसलिए आवश्यक पदार्थ है। जल भी आवश्यक है, लवण एवं खनिज। तो एक कोशिकीय पौधों में पदार्थों का परिवहन विसरण द्वारा की क्रिया द्वारा होता है। आप याद रखिएगा, एक कोशिकीय जो भी पौधा है उसमें अगर आपका पदार्थों का परिवहन हो रहा है तो विसरण द्वारा होता है, डिफ्यूजन जिस क्रिया द्वारा होता है। जैसे यूग्लिना, यूग्लिना एक प्लांट है, क्लेमाइडोमोनास, क्लेमाइडोमोनास और शैवाल, सभी में क्या होता है? आपको विसरण द्वारा पदार्थों का परिवहन होता है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। देखिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन प्लांट, प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है तो देख रहे हैं, एक आपको मिलेगा जाइलम और एक है फ्लोएम। वाटर एंड मिनरल जो शरीर मूल रोम से यानी रूट जड़ से ऊपर की ओर जाता है ये जाइलम के द्वारा, जबकि फल यानी आपका जब भोजन बन जाएगा तो सभी दिशाओं में जाता है फ्लोएम के द्वारा। नहीं लिखा हुआ है जाइलम टिश्यूज कैरी वाटर एंड मिनरल, जबकि फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड एंड डाउन फ्रॉम हर। ठीक, तो आप देखेंगे क्या कि पौधों में पदार्थों का परिवहन। अब देखिए बहुकोशिकीय पौधों में, जो बहुकोशिकीय पौधे में पदार्थों के परिवहन के लिए दो प्रकार के विशेष संवहनी उत्तक यानी वैस्कुलर टिश्यूज होते हैं। आपने क्या देखा कि पौधों में पदार्थों का परिवहन, तो पहले तो आवश्यक पदार्थ कौन कौन है? तो आवश्यक पदार्थ क्या है? जल है, खनिज लवण है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये आवश्यक है, इन्हीं का परिवहन करना है। इन्हीं का परिवहन करना है तो एक कोशिकीय जीव है तो एक कोशिकीय जीव में वो विसरण द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में विशेष संवहनी उत्तक होता है जिसका वैस्कुलर डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। ठीक, तो ये बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, न कि एक कोशिकीय में। तो आप याद रखेंगे एक कोशिकीय जीवों में आपका जो परिवहन होगा विसरण द्वारा होता है, जबकि बहुकोशिकीय जीवों में दो विशेष प्रकार का संवहनी उत्तक होता है जिसका नाम है जाइलम और फ्लोएम। के बारे में डिटेल पढ़ना है। देखिए इसको संवहन बंडल यानी वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ठीक है, देखिए आप फिगर देख लीजिए जाइलम एंड फ्लोएम का। देख रहे हैं ये जाइलम है, ये जाइलम है आपका। तो जाइलम क्या कर रहा है कि नीचे से ऊपर की तरफ डायरेक्शन, यानी इसका डायरेक्शन देख रहे हैं नीचे से ऊपर की तरफ है, यानी एक डायरेक्शन इसका होता है और ये जल एवं खनिज लवण को ऊपर ले जा रहा है। वन वे फ्लो यानी एक दिशीय इसका परिवहन होता है। वाटर एंड मिनरल को ले जाता है। नो इंड वेल्स बिटवीन सेल्स और स्टिफेंड विथ लिंगिंग, आपको इस चीज की जरूरत है। इसी तरह देखिए फाइलम, फाइलम में क्या है?
टू वे फ्लो होता है, यानी इसका दो दिशा होता है, ये नीचे भी हो सकता है ऊपर भी हो सकता है। वाटर एंड फूड को ले जाता है, मेनली इसको फूड को ले जाता है। ठीक है, देख रहे हैं जल है, जल यहाँ से जा रहा है, जल यहाँ से जा रहा है ऐसे, और जल ऐसे आगे की तरफ सभी पतियों तक पहुंच रहा है। ठीक, यही जाइलम और फ्लोएम है। इधर देख लीजिए जाइलम वह क्या है और फ्लोएम, तो देखिए ये जाइलम है आपका, ये जाइलम है ऐसे, और ये आपका फ्लोएम है छिद्र और चालनी नलिका होता है फ्लोएम में, जो भोजन को एक दूसरे स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। देखिए अब जाइलम और फ्लोएम के बारे में जानिए कि जाइलम क्या है और फ्लोएम क्या है। दोनों में आपको सब्जेक्टिव में जाइलम और फ्लोएम में अंतर भी पूछता है, जाइलम और फ्लोएम का कार्य भी पूछ सकता है। ठीक है, तो और कभी कभी सचित्र वर्णन भी बोल सकता है, तो आप ये वाले फिगर को, ये वाले फिगर को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस टाइप से बनाने की कोशिश कीजिएगा। ये आपका क्या है, जाइलम है और ये फ्लोएम है। तो अगर डिफरेंस पूछे और ऐसे आप शो कर देते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा क्या फुल मार्क्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको दिखा देना है कि छिद्र है और चालनी नलिका जरूर लिखना है, इसी के द्वारा आपका भोजन का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक है। अब देखिए जाइलम, तो जाइलम या जल एवं घुलित खनिजों को जड़ों से अन्य भागों तक पहुंचाता है, जल को और खनिजों को। फ्लोएम क्या है, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात, जो प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बने भोज्य पदार्थ को पतियों से अन्य भागों तक ले जाता है। यह जल संवाहक ऊतक होता है, यानी जल को ले जाता है इसलिए जल संवाहक ऊतक होता है। यह भोजन संवाहक ऊतक होता है। इसकी कोशिकाएं मृत होती है, याद रखिएगा जाइलम की कोशिकाएं कैसी होती है, मृत होती है, जबकि इसकी कोशिकाएं जीवित होती है। तो ये आपको याद करने की जरूरत है, ये आपको याद है। जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की ओर एक दिशीय होता है, ये भी याद करने की जरूरत है आपका। जल और लवण की खनिज का संचलन ऊपर की ओर यानी एक दिशीय होता है, जबकि खाद्य पदार्थों का परिवहन ऊपर और नीचे दोनों यानी द्विदिशीय होता है। यह अवशोषण का कार्य करता है। जल जाइलम क्या है, जाइलम क्या होगा, भूमि से आपको जल को अवशोषित करता है, यानी जल को खींचकर ऊपर की ओर पहुंचाता है, इसलिए अवशोषण का काम करता है। जबकि ये फ्लोएम क्या है, बने हुए भोजन को, प्रकाश संश्लेषण के पश्चात बना भोजन को शरीर के पूरे भागों में वितरित करता है, इसलिए ये वितरण का कार्य करता है। के लिए ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं है, जबकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता एटीपी से ये ऊर्जा को ग्रहण करता है। भौतिक बल, यानी इसमें कुछ भौतिक बल की जरूरत होगा, जैसे मूल दाब यानी रूट प्रेशर, वाष्प उत्सर्जन और की आवश्यकता होती है, जबकि इसमें भौतिक बल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो आप ढंग से देख लीजिए, ये आपको याद भी होना चाहिए, याद रटने की जरूरत नहीं है, हम आपको ऐसे याद कराने की आदत डाल रहे हैं। देखिए जैसे समझ लीजिएगा तो आपको रटने की जरूरत। देखिए ये जाइलम है, जाइलम से आपको जल जैसा अनुभूति नहीं हो रहा है क्या, जाइलम जल, फ्लोएम फल हो रहा है। जाइलम, जाइलम यानी जल, फ्लोएम यानी फल, क्या ऐसा कुछ लग रहा है। तो आप हमेशा याद रखिए कि जाइलम जल है, यम यानी फल, जाइलम जल और फ्लोएम फल। यानी जाइलम जल यानी जल को, जाइलम क्या होगा, जल, जड़ से जल एवं खनिज लवण को शरीर पौधे को ऊपर की दिशा में ले जाता है, यानी जल एवं खनिजों को जड़ों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। यानी जाइलम जल एवं खनिजों को पहुंचाता है, जबकि फ्लोएम फल है। फल कब बनेगा, जब प्रकाश संश्लेषण के बाद जब भोजन बन जाता है, यानी वही फल है उसके लिए, पौधे के लिए, तो यानी भोजन पदार्थ को पतियों से अन्य भागों तक ले जाता है। हमेशा याद रखिए जाइलम जल, फ्लोएम फल, यानी जाइलम जल लवण खनिजों को ले जाएगा, जबकि फ्लोएम फल यानी खाद्य पदार्थों को यानी भोज्य पदार्थों को। ठीक है, जब जाइलम जल को ले जाता है तो जल संवहन तक हुआ, और फ्लोएम क्या हुआ, भोजन संवहन, भोजन को ले जाता है इसलिए भोजन संवहन तक हो गया। तो जाइलम जल, फ्लोएम फल याद रखना है। इसकी कोशिका मृत होती है, ये याद रखिएगा, देखिए मृत होगी और इसकी कोशिका जीवित होगी, तो इसको थोड़ा ऐसे याद कर लीजिए। अब देखिए फ्लोएम को क्या करना है, फल यानी प्रकाश संश्लेषण के बाद भोज्य पदार्थ बनता है उसको ले जाता है, यानी इसको तो भोजन मिल रहा है,
बना बनाया भोजन मिल रहा है तो ये जीवित रहेगा, खाते पीते रहेगा, जबकि ये जड़ से खींचना रहता है इसको, ये मृत कोशिका होता है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा ऐसे याद रख लीजिए, क्योंकि इसको फल मिलते रहता है तो ये जीवित रहेगा, ये मृत रहेगा। जल एवं खनिज लवण का संचलन ऊपर की एक दिशा में होता है, क्योंकि जड़ से ऊपर की ओर ले जाना रहता है। अभी देखिए दो दिशा में क्यों नहीं होगा, अब देखिए यहाँ पे जड़ है, अब जड़ है तो जड़ के नीचे तो पौधा का कोई भाग है नहीं, तो नीचे क्यों जाएगा, यानी जड़ यहाँ पे है तो जड़ के नीचे तो पौधा का कोई भाग होता नहीं है, तो नीचे जाएगा नहीं, यानी जड़ जड़ से ही लवण खनिज लेना है, जल को लेना है तो ऊपर की तरफ हमेशा जाएगा, तो यानी एक दिशा ही होना चाहिए इसका, ये नहीं कि नीचे जरूरत ही नहीं है, जबकि इसीलिए इसका एक दिशा है। जबकि देखिए खाद्य पदार्थ पौधा में बन गया, पौधा में खाद्य पदार्थ बना, जैसे यहाँ देखिए अगर यहाँ पे खाद्य पदार्थ बना है, यहाँ खाद्य पदार्थ, तो इसको मान के चलिए यहाँ बना, आप चलिए यहाँ देख लीजिए, अगर इस पत्ती वाले ग्रुप में, इस वाले ग्रुप में खाद्य पदार्थ बना, तो इसमें खाद्य पदार्थ बन जाएगा, भोजन बनेगा, तो इस पत्ती को इसको ऊपर भी ले जाना होगा, यहाँ भी देना होगा, यहाँ भी देना होगा, यहाँ भी देना होगा, और नीचे भी लाना होगा, तो भोज्य पदार्थ को तो दोनों दिशा में जाना होगा, इसलिए भोज्य पदार्थ को दोनों दिशा में जाना होता है, इसलिए इसका दिशा द्विदिशा होता है, जबकि इसका एक दिशा होता है, क्योंकि जड़ के नीचे पौधा का भाग नहीं होता है, जड़ के ऊपर ही पौधा का भाग होता है। यह अवशोषण का काम करता है, वितरण का ऑब्वियस बात है कि ये जल से क्या लवण और खनिज को खींचता है, यानी अवशोषित करता है, जबकि ये पौधा फ्लोएम क्या है, फल यानी भोज्य पदार्थों को सभी भागों में बांटता है, तो वितरण का काम करता है। इसके लिए ऊर्जा आवश्यकता नहीं होता है, इसके लिए ऊर्जा चाहिए, यानी फल को बांटना है, बांटने के लिए ऊर्जा चाहिए, और इसको खींचने के लिए ऊर्जा नहीं चाहिए। इसमें भौतिक बल की जरूरत होता है, क्योंकि ऊर्जा चाहिए नहीं, ऊर्जा नहीं चाहिए तो कुछ ना कुछ तो कारण होना चाहिए, तभी तो खिंचाएगा, तो इसके लिए मूल प्रेशर यानी मूल दाब यानी रूट प्रेशर की जरूरत होगा, वाष्पोत्सर्जन की आवश्यकता होता है, इसमें भौतिक बल की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ऊर्जा की आवश्यकता। ठीक है, ये आपको जाइलम और फ्लोएम ध्यान रखेंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट है उसको आप देख लीजिए। जाइलम वाहिकाएं, जाइलम की वाहिकाएं यानी वेसल्स लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है, लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है, जो जड़ से लेकर पत्तियों तक जल स्तंभ यानी कंटिन्यूअस वाटर कॉलम का निर्माण करती है। ये देखिए जैसे ये देख रहे हैं, जाइलम क्या है, जाइलम वाहिकाएं लंबी और बेलनाकार होती है, तो देख रहे हैं लंबी है और बेलन का आकार का है, यानी सिलेंड्रिकल इन नेचर है। तो ही बोल रहा है जाइलम की वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होती है, जो जड़ से लेकर पत्तियों तक जल स्तंभ का निर्माण करती है, जबकि 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 क्या है, फ्लोएम क्या है, फ्लोएम उत्तक की चालनी नलिका, देखिएगा ये लंबी नलिका, ये चालनी नलिका यानी सिव ट्यूब्स होता है, चालनी यानी चलनी होता है, जो सिव चालने वाला को सिव बोलते हैं, चलनी नलिका लंबी और नली के समान होती है, जिसमें अनेक छिद्र होते हैं, इन छिद्रों द्वारा ही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरे कोशिका में होता है। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखेंगे कि जाइलम क्या है, जब आप अंतर लिखना हो या जाइलम का डिफिनेशन लिखना हो तो ये सब आप लिख सकते हैं कि जाइलम की वाहिकाएं लंबी नलिका की तरह बेलनाकार होता है, जबकि फ्लोएम उत्तक की चालनी नलिकाएं लंबी और नली के समान होता है, जिसमें अनेक छिद्र होते हैं, इन छिद्रों द्वारा ही खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक कोशिका से दूसरी कोशिका में होता है। पौधों में सुक्रोज के रूप में खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, पौधा में जब खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण होता है तो उस समय सुक्रोज का स्थानांतरण होता है। ये तीनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे, ये तीनों पॉइंट कुछ नहीं है, ये वाले का इसी को बताया गया है, यानी कि जाइलम क्या है, जाइलम बेलनाकार लंबी नलिका होता है, जबकि फ्लोएम क्या होता है आपका, इसमें चालनी नलिकाएं होगा और छिद्र होगा, इसी चालनी नलिकाएं और छिद्र द्वारा भोजन का स्थानांतरण का है। तीनों पॉइंट देख लिए। अब देखिए जल का अवशोषण एवं परिवहन कैसे हुआ, जल का अवशोषण और परिवहन जल से होता है, तो कैसे होता है वो देख लीजिए। यहाँ देखिए जैसे मूल रोम से जल का अवशोषण एवं जाइलम वाहिकाओं द्वारा उसका संचलन कैसे हो रहा है, देखिए ये मूल रोम है, यहाँ पे मूल रोम, यहाँ से मृदा का कण है, जल है, ऐसे अवशोषित किया, देखिए ऐसे चला, ऐसे चला, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ये जाइलम वाला है, ऐसे चल रहा है, ऐसे आपको
ये फ्लोएम है, ये वाला पार्ट। वही बोल रहा है जल का अवशोषण, परिवहन। पौधे जल का अवशोषण मुख्यतः मूल रोमों, रूट हेयर, जो मूल रोम होता है रूट हेयर के द्वारा करते हैं। मूल रोमों की कोशिका का परासरण दार यानी ऑस्मोटिक प्रेशर भूमि जल के दाब से अधिक होता है, जिस कारण जल विसरण द्वारा मूल रोमों की कोशिका में प्रवेश कर जाता है। यह जल जाइलम की वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। इस कार्य में मूल दाब यानी रूट प्रेशर सहायक है। जल का अवशोषण है कि जब हमारा जल यानी रूट यानी मूल हेयर है यानी रूट है, मूल रोम है, तो मूल रोम द्वारा ही अवशोषण होना है। पौधे जल का अवशोषण रोमों के द्वारा करते हैं। यानी जो जड़ है, जड़ में कई सारा मूल रोम है, रूट हेयर्स के समान। देखिए ऐसे ऐसे मूल जाएगा, वो वहां से होता है। मूल रोमों की कोशिका, जो मूल रोम की कोशिका का परासरण दाब ही जल के दाब ठीक होता है, जिस कारण जल विसरण द्वारा मूल गाँव में इस प्रेशर द्वारा उसका ज़्यादा होने के कारण जो भूमि का जल है वो मूल रोमों में प्रवेश कर जाता है। फिर वहाँ जब जैसे ही मूल रोम में प्रवेश, मूल रोम था, जब प्रवेश कर गया तो ये जाइलम नलिकाओं द्वारा ये ऊपर की तरफ वो ये बढ़ता है। ठीक है? जल का अवशोषण है। खनिज लवण का अवशोषण एवं परिवहन। भूजल में यानी भूमिगत जल में मौजूद खनिज लवणों जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर का अवशोषण मूल रोमों की कोशिका झिल्ली द्वारा आयन के रूप में होता है। मूल रोम की कोशिका झिल्ली द्वारा होता है। का मुख्य कारण हृदय एवं बीच आयन। खनिज लवण का कैसे होगा, तो मौजूद खनिज लवण का अवशोषण मूल रोमों की कोशिका झिल्ली द्वारा आयन के रूप में होता है। तो ये याद रखिएगा, खनिज लवण का परिवहन अवशोषण कैसे होता है, तो याद रखेंगे के रूप में होता है। यह महत्वपूर्ण का नोट देखिए, जल एवं खनिज लवण के मूल दाब, कैपिलरी क्रिया तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव ट्रांसपायरेशनल पूल की भूमिका महत्वपूर्ण होता है। आपको अभी बताए थे जल एवं लवण खनिज जब मूल दाब मूल यानी उसके रूट हेयर से जब होता है, मूल रोमों से होता है, तो वहाँ भौतिक बल की आवश्यकता होता है। और ये भौतिक बल कौन कौन से होंगे, तो मूल दाब यानी रूट प्रेशर, कैपिलरी क्रिया तथा वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की जरूरत होता है। यही भौतिक बल है जिसके कारण जल एवं लवण खनिज का अवशोषण होता है। अब देखें भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। अभी आपने जल एवं अवशोषण किया, अब भोजन एवं अन्य पदार्थों का परिवहन। भोजन एवं अन्य पदार्थों जैसे अमीनो अम्ल आदि का स्थानांतरण सदैव अधिक सांद्रता वाले भागों से कम सांद्रता वाले भागों की ओर होता है। खाद्य पदार्थों का संवहन फ्लोएम की चालनी नलिका, ये याद रखिएगा, फ्लोएम की क्या होता है, चालनी नलिकाओं द्वारा होता है। इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। भोजन एवं अन्य पदार्थों का जब हम स्थानांतरण करेंगे तो सदैव अधिक सांद्रता वाले यानी सप्लाई इंड, ये हमेशा ऑब्वियस बात है कि सप्लाई इंड जहां रहेगा उधर से ही तो चलेगा, कहाँ, जो कंज्यूमर कंजम्पशन इंड होगा, यानी कंजम्पशन इंड जहां बन रहा है, जहां है, उधर से सप्लाई होगा जहां जरूरत है। तब नहीं बोल रहा है कि अधिक सांद्रता वाले से कम सांद्रता, इधर अधिक सांद्रता है यानी अधिक भोजन, इधर कम है यानी अधिक से कम, श्योर नहीं है। फ्लोएम की चालनी नलिका, फ्लोएम की चालनी नलिका कैसे है, खाद्यों का उच्च सांद्रण, खाद्यों की सांद्रण है यहाँ काफी करीब करीब। चालनी नलिका है, चालनी नलिका है, चालनी पट है, तो देख रहे हैं ऐसे आपका खाद्यों का निम्न सांद्रण की तरफ यानी संचलन है भोजन पदार्थों का परिवहन द्वारा। ठीक, नेक्स्ट देखिए, अब एक टर्म आपको पीछे में पढ़े थे कि भोजन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ये स्थानांतरण देखिए, स्थानांतरण क्या है, ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलोकेशन। पौधों में जल, खनिज लवण यानी जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों का एक स्थान
ऊंचाई तक यानी कहीं तक का संचलन यानी मूवमेंट को स्थानांतरण कहते हैं। स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन क्या है, तो पौधों में जल, खनिज, लवण एवं भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन यानी संचलन को स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कौन इस क्रिया में क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए पौधों में जल सब हो गया, देखिए कैसे होता है। देखिए इन समर यानी गर्मी के दिनों में क्या होगा कि जैसे सनलाइट के प्रेजेंस में आया, सोर्स प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट और ये ट्रांसलोकेशन होता है सिंक स्टोर्ड कार्बोहाइड्रेट। मतलब जैसे फल बना तो नीचे की तरफ हो, ये होगा। इधर इन स्प्रिंग और विंटर ठंडे के दिनों में क्या होता है, नीचे की तरफ से कार्बोहाइड्रेट का संचलन होता है। ये आपको ज़्यादा ध्यान देने की नहीं है, बस आप याद रखिए कि ट्रांसलोकेशन यानी स्थानांतरण क्या होता है। पौधों में जल, लवण, खनिज एवं भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन, पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन को स्थानांतरण कहते हैं। इस क्रिया में वाष्पोत्सर्जन की पूर्ण भूमिका होती है। जैसे देखिए वाष्पोत्सर्जन की कैसे भूमिका, गर्मी के दिनों में होगा तो वाष्पोत्सर्जन इधर की तरफ होता है, जबकि हमारा प्रोडक्शन जो कार्बोहाइड्रेट नीचे की तरफ होगा। कि ठंडा के दिनों में वाष्पोत्सर्जन नहीं होता है, तो लेस लाइट लेस फोटोसिंथेसिस, तो नीचे से ऊपर की तरफ होगा। ये आपको जरूरत, सिर्फ स्थानांतरण क्या है उसका। एक आता है फिर वाष्पोत्सर्जन। यहाँ पे क्या पढ़ा, यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन की महत्वपूर्ण भूमिका होगा। तो वाष्पोत्सर्जन पौधों की वायुवीय भाग यानी जो खुला हुआ क्षेत्र में रहते वाष्प के रूप में जल रंध्रों द्वारा की हानि, पौधों के वायु भाग से वाष्प के रूप में जल रंध्रों द्वारा जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों द्वारा जल की हानि, पौधों के वायु भाग से वाष्प के रूप में को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्य रूप से पत्तियों में होता है। यह एक शारीरिक क्रिया है जो अलग अलग पौधों में भिन्न होती है। यानी स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन में आपको अंतर भी पूछता है। तो स्थानांतरण में क्या है कि जल, खनिज, लवण और भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन क्या है, आपका स्थानांतरण कहलाता है ट्रांसलोकेशन। वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपायरेशन क्या है, पौधे के वायु भाग से जल की हानि। ठीक, तो देखिए ये क्या होगा, अलग अलग पौधों में भिन्न भिन्न होता है। दो आपको उदाहरण है, आप देख सकते हैं। मक्का का पौधा 3 से 4 लीटर प्रतिदिन आपका वाष्पोत्सर्जन जल की हानि। एक मक्का का पौधा है, उससे जल की हानि प्रतिदिन कितना होता है, 3 से 4 लीटर होता है। जबकि सेब के पौधा से 10 से 20 प्रतिदिन। देख रहे हैं, ये मक्का का पौधा एक दिन में आपको 3 से 4 लीटर पानी को यानी जल को बाहर वाष्पोत्सर्जन के द्वारा बाहर कर देता है। सेब का पौधा 10 से 20। अब नोट देखिए यहाँ पे, एक पेड़ अपने जीवन काल में अपने भार का लगभग 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करता है। कोई एक पेड़ है जो उसका भार मतलब 100 kg है, 10 kg मानिए तो 100 गुना 1000 kg वाटर यानी जल को वाष्पोत्सर्जित करेगा। ठीक है, तो यही देखिए कैसे होता है वाष्पोत्सर्जन। यहाँ से जल का अवशोषण हुआ, आपका जल ऐसे अवशोषित किया गया। ये जल है, जल का संचलन ऊपर की तरफ हो रहा है ऐसे। आपका ये सब पत्ती भाग है जो वायु मिला हुआ है। यहाँ पे जल आया, यहाँ पे जल आया, यहाँ पे जल जा रहा है, यहाँ पे जल, यहाँ से फिर क्या हुआ, जल आपका बाहर निकल रहा है, भी जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। क्या देख रहे हैं कि जल नीचे से यानी मूल रोम से जो जड़ों से जल अवशोषित हुआ है, वो जल
जाइलम के द्वारा ऊपरी भागों में जाता है और पतियों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकल जाता है, इसी को वाष्पोत्सर्जन। तो आप कभी आपको वाष्पोत्सर्जन पूछे तो ये आप फिगर भी बना सकते हैं। हमेशा कोशिश कीजिए कि जहां भी संभव हो आपको डायग्राम, फिगर, फ्लो चार्ट ये सब बना। देखिए इसको ऐसा नहीं है कि सेम टू सेम हमको ऐसा ही बनाना है, आपको बस ऐसे भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। अगर पेड़ का ड्रॉ करना है तो ऐसे कर लीजिए और ऐसे 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 घुमा दीजिए और ऐसे कर दीजिए। तो थोड़ा और बढ़िया से बनाइए, और बढ़िया से बनाइएगा तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ऐसे पेड़ पौधा दिखा दीजिए, ये पेड़ हो गया, और दिखाइए कि आप यहाँ से क्या होगा, जल का अवशोषण हो रहा है, यानी ये जल आपको का अवशोषण हो रहा है। जल ऐसे चला, से चल रहा है, जल से चलेगा तो इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, जल क्या होगा, ऐसे ऐसे आपको जाएगा। और दिखा दीजिए कि यही जल आपका बाहर है। यहाँ पे वाष्पोत्सर्जन लिख दीजिए, वाष्पोत्सर्जन, वाष्पोत्सर्जन लिखिए। एक पौधा लिख दीजिए कि हाँ ये भाई पौधा है। ठीक, तो आपको जहां भी संभव हो आपको दिखा देना चाहिए, ये आपको दिखा देना चाहिए कि जल का संचलन हो रहा है, जल का संचलन हो रहा है, मूवमेंट होता है। तो आपको कहीं भी अगर स्कोप रहे कि नहीं हम आपको कुछ डायग्राम, फ्लो चार्ट दिखा दें, वो जरूर बना दीजिए। थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए घर पे बैठ के, ताकि प्रैक्टिस करें, एक पौधा बनाने का प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये आपको वाष्पोत्सर्जन हो गया। आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्थानांतरण और वाष्पोत्सर्जन का के बीच अंतर पूछता है। तो आपने देख लिया स्थानांतरण यानी ट्रांसलोकेशन क्या है, ये पौधों में जल, लवण, खनिज एवं भोज्य पदार्थों का एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण है, संचलन है। एक स्थान से दूसरे स्थान तक संचलन को स्थानांतरण कहते हैं, यानी वह आपको ट्रांसलोकेशन कहते हैं। जबकि वाष्पोत्सर्जन क्या है, पौधों के वायवीय भाग से जल वाष्प के रूप में जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक, अब देखिए ट्रांसपायरेशन कैसे हो रहा है। जल से वही वैसी है, जल से आपका जल आया, ऊपर आया और ये बाहर निकल। वाटर ट्रेवल्स थ्रू प्लांट, वाटर वेपर लॉस्ट फ्रॉम लीव, पत्तियों से बाहर निकल, ट्रांसपायरेशन कहलाया। वाटर एब्जॉर्ब रूट्स, यानी जल से वाटर का यानी जल का अवशोषण हो रहा है और ये जल का संचलन हो रहा है, और पत्तियों से जल वाष्प के रूप में, वाटर वेपर के रूप में आपको बाहर निकलता है, यही ट्रांसपायरेशन। इसी तरह यहाँ भी देख सकते हैं ट्रांसपायरेशन को। रूट्स टेक्स अपन वाटर फ्रॉम सॉइल, यानी सॉइल के जड़, जड़ है, जड़ मिट्टी से जल को अवशोषित कर रहा है और जल का मूवमेंट यानी संचलन ऊपर की तरफ हो रहा है, और यहाँ से पत्तियों से वाटर लॉस्ट हो रहा है, इसको ट्रांसपायरेशन है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कैसे होती है। देख वाष्पोत्सर्जन में आपने क्या पढ़ा था, जल की हानि होती है, पौधों द्वारा जल की हानि को वाष्पोत्सर्जन कर। फिर जल की हानि क्यों होता है, कैसे होता है। पत्तियों के रंध्रों के आसपास स्थित कोशिकाओं में एक पत्ता है, मानिए पत्ता है, एक पत्ता है, ये पत्ता में क्या आता है, ये पत्ता है, तो पत्ता के आसपास स्थित कोशिका, इसमें कोशिका होगा में परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक, तथा जाइलम उत्तकों की कोशिकाओं में परासरणी दाब कम होता है। यानी जो जाइलम उत्तक है, यानी ये जाइलम उत्तक था जिसमें जल जा रहा है, इसका परासरणी दाब कम होता है, जबकि इसका परासरणी दाब अधिक होता है, जिस कारण परासरणी प्रवणता यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट का निर्माण होता है। परिणाम स्वरूप जल का संचलन जाइलम उत्तकों से रंध्रों तक निरंतर होता रहता है। यहाँ पे परासरणी दाब ज्यादा होगा, तो जिधर परासरणी दाब ज्यादा होगा इसके मतलब वहां जल की जरूरत अधिक है, यानी वहां जल की जरूरत अधिक है, इसलिए वहां जल जाइलम उत्तक से वहां तक जाता है। जल की यहाँ पे बोलेंगे तो संचलन कैसे हो गया, क्योंकि पत्तियों में आपका परासरणी दाब अधिक हुआ और यहाँ पे कम हुआ, यानी कम है
और यहाँ परासरणी दाब अधिक है। परासरणी दाब का मतलब है कि वहाँ जल की इच्छा ज़्यादा है, जल की जरूरत ज़्यादा है, तो क्या होगा, ऐसे आएगा जल, यानी एक पत्ता ऐसे लगा हुआ है, इधर से जल आते रहेगा, इधर नीचे से जल जाएगा और इधर पत्ती की तरफ आएगा, यहाँ से क्या होगा, ट्रांसपायरेशन, बाष्पोत्सर्जन होते, जल बाहर जाएगा। और बाष्पोत्सर्जन की क्रिया, तो आपको बाष्पोत्सर्जन के लिए परासरणी दाब यानी ऑस्मोटिक ग्रेडियंट यानी परासरणी प्रवणता बहुत जरूरी होता है। अब देखिए वाष्पोत्सर्जन का महत्व और लाभ या कार्य क्या है। तो वाष्पोत्सर्जन क्यों महत्व है, जल के अवशोषण एवं की गति में सहायक होता है। जैसे ही मान के चलिए जल का वाष्पोत्सर्जन हो रहा है, पत्तियों से जल बाहर निकल रहा है, तो पौधों में कम होगा जल, अब जल बाहर निकल जाएगा तो पत्तियों में जल की कमी होगा, जब जल की कमी होगा तो जड़ से क्या होगा, पौधे जल को अवशोषित करेगा, जड़ से अवशोषित करना है, पत्तियों तक पहुंचाना है, पत्तियों से जब बाहर निकलने जाएगा तो पत्तियों में कमी होगा, कमी होगा तो जड़ से फिर अवशोषण, यानी ये जल के अवशोषण में सहायक है, जल के अवशोषण सहायक। खनिज एवं लवण के अवशोषण एवं परिवहन में भी सहायक है, क्यों, जबकि जल के साथ फिर खनिज लवण भी जाएगा, क्योंकि जब बाहर निकलेगा तो फिर उसकी जरूरत होगी तो अवशोषण करे। पौधों में तापक्रम संतुलन, ये इंपॉर्टेंट है, तापक्रम संतुलन बनाए रखने में भी सहायक होता है, क्योंकि जब अधिक गर्मी होगा, जब कम गर्मी होगा, ये वाला जो आपको बताए थे, ये वाला समर के दिनों में और जब विंटर यानी ठंडा के दिनों में तो अलग अलग थोड़ा सा होता है, तो ये ताप संतुलन के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, ये आप तीनों पॉइंट को याद रखें। वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, कभी आपसे दो वाष्पोत्सर्जन का महत्व क्या है, तो सर जी वाष्पोत्सर्जन का महत्व तीन चीजों में है। ये तो जल के अवशोषण में सहायक होता है, जल के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति, जब पत्तियों से निकल रहा है तो जल कहाँ जाएगा, पत्तियों तक जाएगा, तो पत्ती तो ऊपर रहता है, तो जल के अवशोषण और ऊपरी मुखी गति में सहायक। उसी तरह खनिज लवण के भी अवशोषण में सहायक हो तथा पौधों के शरीर में ताप संतुलन, तापमान के संतुलन। अब देखिए आया, ये अभी तक आपने पढ़ा पौधों में परिवहन, अब आपको पढ़ना है जंतुओं में परिवहन। तो देखिए जैसे पौधों में देखे थे कि आवश्यक पदार्थ जिसका परिवहन होना है, उसी तरह परिवहनीय पदार्थ जंतुओं में कौन कौन सा है, ऑक्सीजन जरूरत है, क्योंकि हम नाक से ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ा तक जाता है, फेफड़ा से फिर प्रत्येक कोशिका तक पहुंचना होता है, तो परिवहन होना जरूरी है। नहीं तो जब फेफड़ा में जाता है, फेफड़ा से फिर ऑक्सीजन में आपको रुधिर यानी रक्त में चला जाता है, रक्त के हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन रिएक्शन कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर के सभी भागों में परिवहित होता है। तो बोल रहा है परिवहनीय पदार्थ कौन है, तो ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जैसे ही प्रत्येक कोशिका में जब ऑक्सीजन गया तो वहां पे कोशिकीय श्वसन होता है, और कोशिकीय श्वसन के पश्चात क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और ऊर्जा निकलता है। ऊर्जा और जल की तो जरूरत उपयोग हो जाएगा, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपयोग नहीं है शरीर का, वो हानिकारक पदार्थ है। तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड में जाता है, यानी खून रक्त में जाएगा और रक्त के हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है, तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का बनाता है, और फिर वो कार्बोक्सिलिक हीमोग्लोबिन रक्त के माध्यम से फेफड़ों में आता है, और फेफड़ा में से फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकाल दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गया। पोषक तत्व और हार्मोन तथा उत्सर्जी पदार्थ, पोषक तत्व भी बहुत सारा पोषक तत्व होता है, जैसे आपका आयरन हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, सब पोषक तत्वों का भी परिवहन करना है। हार्मोन्स, हार्मोन्स का भी परिवहन करना है, तो कई हार्मोन्स अपने मूल स्रोत पर निकलेंगे, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड जो ब्रेन में है यानी मस्तिष्क में, मस्तिष्क से वो हार्मोन निकलेगा, लेकिन हार्मोन का जरूरी सिर्फ मस्तिष्क में तो नहीं है, मानिए मेरे हाथ में हो, पैर में हो, पेट में हो, तो कहीं तो यहाँ यानी जो यहाँ से निकला हार्मोन उसका परिसंचलन यानी परिवहन आपका करना होगा, तो वो भी एक परिवहनीय पदार्थ है। उसके बाद उत्सर्जी पदार्थ, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्सर्जी पदार्थ है, तो उसको तो आपका उत्सर्जी पदार्थ जैसे आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को भी बाहर निकालना है, तो वो भी परिवहन का भी करना होता है। तो आप देख लीजिए कुछ ग्राफ है ह्यूमन हार्ट का दिया हुआ है, वो आपका ये आप अंग में आएगा, तो आपको आगे बताते हैं। देखिए
परिवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? परिवहन तंत्र के मुख्य अवयव कौन कौन से हैं? तो एक हृदय यानी जिसे पंपिंग अंग बोलते हैं, दूसरा रक्त या रुधिर, तीसरा रुधिर वाहिनियां ब्लड वेसल, और तीसरा है लसिका, चौथा है लसिका। मनुष्य के यानी जंतु के परिवहन तंत्र में ये चार चीज, चार अवयव हैं। एक तो हृदय जिसको पंपिंग अंग बोलते हैं, रक्त या रुधिर ब्लड, रुधिर वाहिनियां ब्लड वेसल्स, और लसिका। ये आपका चार अवयव है जो परिवहन में, जंतुओं में परिवहन का निर्माण करते हैं या परिवहन में सहायक हैं। देखिए हृदय, पहला हृदय जिसे पंपिंग अंग कहा जाता है। हृदय एक केंद्रीय पंपिंग अंग है, ये याद रखिए, बारे में लिखिए तो ये जरूर लिखिएगा, पंपिंग, ये पंप करता होगा, यानी ब्लड पे प्रेशर बनाता है और ब्लड को संचलन, ब्लड का संचलन करवा, जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में करता है। हृदय क्या है? पंपिंग अंग है, और वो रक्त पे दबाव बनाता है, यानी प्रेशर देता है कि तुम रक्त शरीर के पूरे भाग में जाओ, संचलन करो, घूमो। क्यों जरूरत होता है आप देख लीजिए, अगर वो हृदय पंपिंग नहीं करता तो देखिए कैसे होता, समस्या होता। आइए मान लीजिए ऑक्सीजन हमारे फेफड़ा में गया, फेफड़ा से ब्लड में चला गया, ब्लड हृदय अगर ब्लड को पंप नहीं करेगा तो जिस ब्लड में, यानी जहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन है वहीं पे वो ऑक्सीजन ब्लड रह जाएगा, तो फिर वो ऑक्सीजन वहीं पे रह जाएगा। जबकि हमारे शरीर के प्रत्येक कोशिका में ऑक्सीजन की जरूरत होता है, तो फिर वो उस कोशिका तक ऑक्सीजन पहुंचेगा ही नहीं। इसीलिए हृदय उस रक्त को जिसमें ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया है, उसको पंप करता है, उसको पर दबाव बनाता है कि नहीं तुम अंतिम कोशिका तक पहुंचो, अंतिम कोशिका तक जाओ। इसलिए वो दबाव बना के काम करवाता है, पंपिंग है। ठीक है, मनुष्य के हृदय की आंतरिक संरचना, आपको क्वेश्चन सचित्र वर्णन पूछता है तो इस सब का आपको चित्र भी बनाना होता है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करके चित्र देखिए, इस टाइप से कोई चित्र किसी स्टूडेंट ने बनाया है तो इस टाइप से भी चित्र आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको चित्र बनाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना होगा, या आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये वाला चित्र भी किसी स्टूडेंट द्वारा बनाया गया, आप ऐसे थोड़ा सा एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चित्र बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं। देखिए यही चित्र का ये वाला हाथ से बना, तो देख लीजिए आप मनुष्य के हृदय में ये महाधमनी है, फुफ्फुस धमनी, सब के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, आपको सभी क्लियर हो जाएगा। ये देखिए बाया अलिंद, ये आपका दाया अलिंद, और इधर होगा दाया निलय, इधर बाया निलय। अब देखिए ये आपका, अब आप इधर से देखेंगे तो ये वाला आपका दाया अलिंद तो नहीं होगा, आप कहेंगे अरे इधर दाया होना चाहिए, इधर बाया होना चाहिए ना, लेकिन नहीं, ये ऐसे देखना है। ये इसका हृदय, जो हृदय है, हृदय मेरे यहाँ पे है, तो इस साइड दाया हुआ, इस साइड बाया हुआ, इसलिए ये दाया अलिंद इधर है और बाया अलिंद इधर। हमेशा जब शरीर के कोई भी पार्ट का भाग देखेंगे अगर बुक पे या बोर्ड पे कहीं भी, तो उसको अपने रिलेटिव में ना समझ के अपने उल्टा समझना। जैसे हम अगर इधर से देखेंगे तो ये मेरा दाया है, यानी ये मेरा दाया है अदर, अगर एक देखेंगे तो ये दाया है और ये बाया है, लेकिन ये जब ऐसे घूमेंगे तो यही दाया जो था इधर दाया आ जाएगा, तो वहीं ये वाला दाया अलिंद और इधर बाया अलिंद, इधर बाया निलय और इधर। देखिए अवस्थिति, हृदय है, हृदय की अवस्थिति देखिए, जब भी हृदय पे सचित्र वर्णन पूछे तो आपको क्या करना है, देखिए बता दे रहा हूं मैं, सब्जेक्टिव में क्वेश्चन जब भी आपसे पूछेगा, क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, हृदय के सचित्र वर्णन करते हुए इसके कार्यों को बताएं। ठीक है, सचित्र वर्णन करना है, हृदय के आंतरिक संरचना और कार्य का वर्णन करें, आंतरिक संरचना बताना है, उस संरचना का कार्य बताना। तो एक तो पहले हृदय लिखेंगे, हृदय एक केंद्रीय पंपिंग अंग है जो रक्त पर दबाव बनाकर उसका परिसंचरण पूरे शरीर में कराता है। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, यानी प्रारंभिक लाइन यही होगा हृदय के बारे में। ठीक, उसके बाद हृदय के बारे में बताएंगे और एक ग्राफ भी बनाएंगे आप। उसके बाद आप लिखेंगे कि हृदय का अवस्थिति कहाँ है, पहले अवस्थिति बता देंगे, तो सचित्र वर्णन पूछ रहा है। तो हृदय पेशियों का बना एक कोमल एवं मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ा के बीच में स्थित है।
ठीक है, तो पहले 3 लाइन का वो लिखेंगे, उसके बाद अवस्थिति लिखेंगे। जैसे यहाँ पे हृदय लिखना है तो हृदय मानिए ऐसे लिख दिए, ठीक। हृदय लिखने के बाद यहाँ पे हमने लिख दिया कि हृदय एक पंपिंग अंग है जो रक्त पे दबाव बनाकर रक्त का पूरे शरीर में परिसंचरण कराता है। उसके बाद लिखेंगे अवस्थिति, 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 अवस्थिति करके अब ये लिखेंगे ए वाला लाइन, और इसी के नीचे फिर आप डायग्राम बना देंगे, ठीक है। तो अवस्थिति में क्या देखना है, देखिए कि हृदय, जो हृदय है पेशियों का बना एक कोमल एवं मांसल रचना होता है, यानी मसल्स का बना होता है, जिसको कार्डिक मसल। हृदय पेशियों का बना एक मसल रचना होता है। अब देखिए अवस्थिति बता रहे, वक्ष गुहा, एक तो है आपका वक्ष गुहा, दोनों फेफड़ों के बीच स्थित होता है। देखिए ध्यान क्या रखना है कि अवस्थिति में 3 चीज है, तो ए है, दूसरा ए है और दूसरा ए है। तीनों को देखिए क्या है, क्या होता है अवस्थिति का है तो वक्ष गुहा, वक्ष गुहा, वक्ष गुहा के कहाँ है, पसलियों, पसलियों, के कहाँ है के, और दोनों फेफड़ा, फेफड़ों, क्या देख रहे हैं कि जो हृदय है 3 उसका अवस्थिति के बारे में 3 उसका पॉइंट है कि एक तो पहले हृदय पेशियों के बने कोमल और मांसल रचनाएं, ठीक है, के लिए जो वक्ष गुहा के कहाँ है, मध्य में है, वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के कहाँ है, नीचे है, और दोनों फेफड़ों के बीच में। जब आप चीजों को इस तरह से तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं कि आपको समझ में आ जाता है, कॉन्सेप्ट बिल्ड, फिर आपको रटने की जरूरत नहीं होता है और फिर भूलेंगे भी नहीं। जैसे ही आपको ये 3 अलग अलग कर दिए तो आपको पता चलेगा अच्छा अवस्थिति 3 लिखना है, 3 लिखना है तो जैसे ही याद आएगा अच्छा वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे और दोनों फेफड़ों के। अब बोले ये जो तीनों पॉइंट रहेगा तो ये लाइन नहीं लिख सकते हैं, आप आराम से लिख सकेंगे। क्या लिखेंगे कि हृदय पेशियों का एक बना कोमल मांसल रचना है जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है। वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे के बीच में स्थित होता है। अगर आप ऐसे लिख देंगे तो अवस्थिति या तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे, फेफड़ों के बीच में स्थित होता है, स्थित होता है। तो ये और बेहतर प्रेजेंटेशन होगा। जैसे ही टीचर देखेगा, इवेल्युएटर आपको कॉपी देखेगा तो देखेगा अच्छा जैसे आप यहाँ तक लिखे हृदय कोमल में रचना, जो के बाद आप यहाँ से नहीं कुछ लिख रहे हैं, जो के नीचे लिखे जो वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़े के बीच में स्थित होता है। जैसे ही देखेगा टीचर वाह क्या प्रेजेंटेशन, जैसे ही प्रेजेंटेशन देखेगा आपको फुल बेनिफिट। जब 1-2 क्वेश्चन, जब टीचर के मन में ना आप स्टूडेंट का छवि का निर्माण हो और उस छवि के कारण आपके आगे का क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा कम में भी लिखा हुआ है तो आपको फुल और आपको उसका बेनिफिट वहाँ। इसलिए जब आपको मौका मिले अगर अच्छा प्रेजेंटेशन का, अच्छा तरीका से प्रेजेंट करने का तो आप करें, ठीक। तो अवस्थिति का है वक्ष गुहा के मध्य में, पसलियों के नीचे तथा दोनों फेफड़ा के बीच में है। अब देखिए संरचना, यानी हृदय की संरचना। हृदय दीवार की परतें, दीवार की परत 4 कक्ष विभिन्न वाल्व मिलकर का निर्माण करता है। आपका संरचना पूछे हृदय, तो हृदय के संरचना में भी 3 चीज है, क्या है, दीवार की परत, हृदय की दीवार की परत, दूसरा में क्या है आपका 4 कक्ष है, 4 कक्ष से बना होता है, आपका तीसरा में क्या है विभिन्न वाल्व है, वाल्व है, तो हृदय बना हुआ है, एक तो हृदय की दीवार की परत बना हुआ है, 4 कक्ष है और विभिन्न वाल्व है। इसी के बारे में आपको संरचना के बारे में देखिए। ऊतक की 3 परतें हृदय की दीवार बनाती है, ऊतक की 3 परतें हैं जो हृदय की दीवार का निर्माण करती है। एक तो है आपका एपिकार्डियम जो बाहरी परत का निर्माण करता है,
मायोकार्डियम जो मध्य परत का निर्माण करता है, मायोकार्डियम जो का निर्माण करता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है कि हृदय की मध्य परत का निर्माण किसके द्वारा होता है, आपको यही ऑप्शन में देगा। आप एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, कार्डियम और डी में दे देगा, और एक नाम दे देगा जो आपको अटपटा सा नाम होगा। ठीक, तो आपका याद दे देगा ए और बी, ए और बी। आपको हमेशा ध्यान रखना होगा जो हृदय की परतें होती हैं वो मध्य परत मायोकार्डिया से, बाहरी परत एपिकार्डियम से और भीतरी परत एंडोकार्डियम से बना होता है। में देखिए हृदय में 4 कक्ष या व्यस्म यानी ऊपर होते हैं। तो देखिए दाया ऊपर, देखिए कौन सा वे हो, आप अगर ऐसा करेंगे, मान लीजिए कि ऐसा है, आप बोल रहा है दाया ऊपरी कक्ष, दाया कौन सा होगा, इसका दाया ए वाला है, दाया, दाया का, ठीक है, दाया और बाया। तो दाया ऊपरी कक्ष, दाया ऊपरी कक्ष दाया अलिंद कहलाता है। दाया ऊपरी कक्ष क्या है, दाया अलिंद। कि दाया निचला कक्ष, दाया निचला कक्ष, दाया नीला, दाया क्या हुआ, नीला। और बाया ऊपरी कक्ष, बाया ऊपरी कक्ष का बाया अलिंद, नीला। क्या देख रहे हैं कि 4 कक्ष है, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं। देखिए ऊपर वाले दोनों को अलिंद, नीचे वाले को निलय, ठीक है, नीचे वाले को निलय बोलते हैं, ऊपर वाले को अलिंद। से भी याद है, अलिंद में अ आता है, निलय में न आता है। कौन ऊपर है, कौन पहले आता है, अ आता है, इसके ऊपर अलिंद होगा। कभी कभी छोटा छोटा ट्रिक लगा के आपको चीजों को याद कर लेना होता है। पर अलिंद होगा, नीचे निलय होता है। और आपको देखना है कि आपकी अपोजिट, जैसे आप ऐसे देखेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा ये वाला दाएं होना चाहिए, दाएं नहीं, इसका दाएं देखना है। ऐसे देखेंगे तो ये दाएं हो गया, ये बाएं हो गया, दाएं निलय, ये दाएं अलिंद, दाएं निलय। ये 4 कक्ष होता है। देखिए हृदय में स्थित वाल्व, अब कौन कौन से वाल्व में स्थित है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व, यह वाल्व रक्त को दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाने देता है। दाएं अलिंद, दाएं निलय, दाएं अलिंद से दाएं अलिंद से दाएं निलय, दाएं अलिंद से दाएं निलय, ऐसे रक्त को जाने देगा। दाएं अलिंद से दाएं निलय में रक्त को जाने देगा, ये क्या होगा, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड, दाएं निलय अलिंद से दाएं निलय। जबकि आपका मिट्रल वाल्व, यह वाल्व रक्त को बाएं अलिंद से बाएं निलय में जाने, बाएं अलिंद से बाएं निलय में, बाएं अलिंद बाएं निलय, ठीक है, ट्राइकस्पिड वाल्व है। और यानी अलिंद से निलय की ओर आपका ब्लड का सर्कुलेशन। ये 2 वाल्व याद रखिए, ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, ट्राइकस्पिड वाल्व द्वारा रक्त का संचार होता है कहाँ से कहाँ, वो दाएं निलय से दाएं निलय, ठीक है, अलिंद से निलय में। दोनों केस में अलिंद से निलय में ही होता है। ये दाएं दाएं अलिंद से दाएं निलय में होगा तो ट्राइकस्पिड, और बाएं अलिंद से बाएं निलय में होगा तो आपका मिट्रल वाल्व कहलाएगा, इधर वाले का ट्राइकस्पिड। अब देखिए कुछ पॉइंट है जो आपको का यूज करके आपको बताना होता है कि आंसर सचित। एक तो चित्र बनाइएगा, पहला तो 2 लिखिएगा, चित्र बनाइएगा, उसके बाद ये सब पॉइंट को लिखिए। हृदय का आकार तिकोना होता है, जिसका चौड़ा भाग आगे की, चौड़ा भाग पीछे की ओर होता है, ये बाई तरफ झुका, करेक्ट है। तो देखिए आपका हृदय है वो किस तरफ झुका हुआ रहता है, बाई तरफ झुका हुआ। हृदय पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली, कुछ व्यक्ति में हृदय किसकी दोहरी झिल्ली के अंदर बंद होता है, पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, पेरिकार्डियम का।
इस झिल्ली के बीच की गुहा को पेरिकार्डियल गुहा, इसमें भरे द्रव को पेरिकार्डियल द्रव। इस द्रव का मुख्य कार्य हृदय बाहरी आघातों से हृदय और झिल्ली कई ऑब्जेक्ट याद रखिएगा। पेरिटोनियम की दोहरी झिल्ली के अंदर मस्तिष्क क्या होता है, क्रेनियम के अंदर रहता है। पेरिटोनियम से पेरिकार्डियम का, पेरिकार्डियम में कार्डियम गुहा होता है तथा इसमें भरे द्रव को पेरिकार्डियम, जो भारी आघातों से तथा घर्षण न हो। मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष या व्यस्म होते हैं, दायां और बायां अलिंद या ऑरिकल बोलते हैं। दायां और बायां अलिंद। अलिंद कहाँ देखे थे आपका, ऊपर देखे थे ना, इधर अलिंद होता है, इधर निलय होता है। अलिंद, अलिंद में अ पहले आता है तो अ पहले आता है, इसको ऑरिकल बोलते हैं। तथा दायां और बायां निलय, दायां और बायां निलय इसको वेंट्रिकल, ऊपर वाले को ऑरिकल। यही सब आपका वर्णन। दायां और बायां अलिंद है, सेप्टम द्वारा अलग है। ऑब्जेक्टिव दायां और बायां अलिंद, आपका अलिंद बना है, अलिंद ऊपर वाला है, दायां और बायां है। ये होता है अलिंद किसके द्वारा अलग होता है, ये वाला जो अलग कर रहा है क्या बोलते हैं, सेप्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेप्टम द्वारा अलग होता है। दोनों अलिंद की दीवारें पतली, जबकि दोनों निलय की दीवारें मोटी होती है। अलिंद यानी की दीवारें क्या होगा, दीवारें पतली होती है, दोनों निलय की दीवारें मोटी होगी। की दीवार है, ई पतला होगा और ई मोटा होता है। ऑब्जेक्टिव में सब कुछ, इसलिए सब तो ध्यान से। दायां अलिंद यानी दायां अलिंद और दायां निलय के बीच त्रिदलीय कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। भी बता दिए, लिखे के फॉर्म में बताएं तो त्रिदलीय कपाट या ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, पाया जाता है, जो रक्त को दायां अलिंद से सिर्फ दायां निलय में, यानी अलिंद से इधर से इधर नहीं जाने, सिर्फ अलिंद से निलय में जाने। इसी तरह बायां अलिंद और बायां निलय, माने बायां आपका बायां अलिंद और बायां निलय के बीच द्विदलीय कपाट होता है, जिसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं या मिट्रल वाल्व बोलते हैं। आप यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइक पर पढ़ा था, ट्राइकस्पिड पढ़ा था आप, इस मिट्रल वाल्व को क्या बाइकस्पिड बोलते हैं, बाइकस्पिड वाल्व भी ध्यान रखेंगे आप। इसको त्रिदली, हिंदी में याद रखेंगे तो त्रिदली कपाट यानी त्रि है, समझे, इधर वाले में त्रि है यानी इधर वाले में क्या है, त्रि है, और इधर वाले में द्वि है, द्विदली कपाट या बाइकस। तो देखो बाई को 2 बोलते हैं और ट्राई मतलब 3 होता है, त्रिदलित आप हमेशा ट्राइकस्पिड रहेगा, यानी त्रिदली कपाट है, और बाइकस्पिड कपाट है, या इसको मिट्रल वाल्व भी बोलते हैं, जो रक्त को बाय अलिंद से सिर्फ बाय निलय, अलिंद से निलय यानी ऐसे जाने देता है, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है, यही आपका आंतरिक संरचना का फिगर बना के आपको ये सब लिखना है। ये डिपेंड करेगा कि 5 मार्क्स थोड़ा सा शॉर्ट करके ये सब लिखना। दाएं निलयन से एक फुफ्फुस चाप निकलता है, फुफ्फुस चाप फुफ्फुस धमनियों में बढ़ती है, जो रक्त को फेफड़ों में ले जाती है। दाएं निलय से 4 चैम्बर था आपका, दाएं निलय कौन हो गया, ये दायां अलिंद हो गया और ये निलय हो गया। दाएं निलय से एक बड़ी फुफ्फुस चाप निकलती है, यहीं से एक फुफ्फुस चाप निकलेगा, यहीं से एक फुफ्फुस चाप ऐसे निकलता है, उस चाप निकल तो फुफ्फुस धमनियों में बढ़ती है, जो रक्त को फेफड़ों में ले जाती है, इसे रक्त को फेफड़ा में ले जाया जाता है। बाएं निलय से महाधमनी चाप निकलता है, बाएं निलय इधर वाला दाएं निलय हो गया, ये बाएं निलय हो गया, इधर से एक महाधमनी चाप निकलता है, महाधमनी चाप निकलता है, जो रक्त को बाएं निलय से महाधमनी की ओर ले है। दाएं अलिंद
दो अग्र एक पक्ष महाहृदय खोलती शुद्ध रक्त शरीर के सभी भागों से। देख लीजिए इसको ध्यान से थोड़ा कि क्वेश्चन बनते हैं, या समझे रहिएगा तो आपको लिख भी। आपका चैप्टर है 4 और ये अलिंद होता है, ऊपर वाले को अलिंद बोलते हैं। दायां हो गया, दायां हो, बायां अलिंद हो गया, है उधर बायां। बोले शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में लाती है। दाएं अलिंद कौन हो गया? ये दाएं अलिंद। यहाँ पे शरीर से सभी अशुद्ध रक्त आता है, आपको अशुद्ध रक्त यही मिलेगा। शरीर के सभी भागों से अशुद्ध रक्त किस कहाँ आता है? तो आपको याद रखना होगा, दाया अलिंद आता है। बाएं अलिंद में फुफ्फुस सिराएं खुलती है, से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आती है। यहाँ से शुद्ध रक्त आएगा, इधर शुद्ध रक्त आएगा, होता है इधर रहेगा में शुद्ध फेफड़ा से शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आती है, जो रक्त को बाएं अलिंद में लाती है। आप ध्यान रखेंगे, क्या ध्यान रखें कि जो अलिंद है, ऊपर वाला अलिंद होता है, तो दाएं अलिंद से, और दाएं अलिंद में शरीर से शरीर के सभी रक्त दाएं अलिंद में आता है, जबकि शुद्ध रक्त आपको बाएं अलिंद से आता है। ठीक है, बाएं अलिंद में फुफ्फुसिराएं खुलती है, जो से शुद्ध रक्त बाएं लाती है। बाएं अलिंद आया आपका से अशुद्ध रक्त इसमें। अब क्या देखें कि आपको जब आपका बना हुआ रहता है, जो 4 चैम्बर का हृदय रहता है, उसमें दाएं अलिंद होता है, उसमें आपको शरीर के सभी अशुद्ध रक्त आता है, जबकि शुद्ध रक्त फेफड़ा से किस अलिंद में आता है? तो बाएं अलिंद में आता है। तो बाएं अलिंद में, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान दीजिए। अभी आपको क्या बताए थे, ये हो गया दायां अलिंद है, बायां अलिंद होगा, बायां अलिंद होगा। तो आपको अभी बताए थे कि इधर क्या होता है, ट्राइकस्पिड यानी त्रिदली कपाट होता है, और इधर बाइकस्पिड यानी द्विदली कपाट होता है। जैसे यहाँ से शुद्ध रक्त आया, तो शुद्ध रक्त बाएं अलिंद में आया, तो बाएं अलिंद से फिर कहा जाता है? बाएं निलय में। ठीक है, बाएं निलय में जाता है, और बाएं निलय में जाएगा तो इसके बाद कहाँ जाएगा? पूरे शरीर में जाएगा, क्योंकि शुद्ध रक्त आया हृदय में। हृदय का क्या काम है? पंप करने का काम है, और बोलेगा बेटा कि तुम शुद्ध रक्त हो, तुमको पूरे शरीर में जाना है, इसलिए यहाँ से पंप करेगा बाएं निलय में, बाएं निलय से पूरे शरीर में यहाँ से जाएगा, यानी इधर से पूरा शरीर में शुद्ध रक्त। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि बाएं दाएं अलिंद में क्या हुआ, शरीर के पूरा अशुद्ध रक्त यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आया तो फिर ये कहाँ जाएगा? दाएं अलिंद से दाएं निलय में जाएगा, और ये चूंकि अशुद्ध रक्त है, तो अशुद्ध रक्त ई वाला कहाँ जाएगा? ये फिर फेफड़ा में जाएगा, क्योंकि अशुद्ध रक्त आपको फेफड़ा में भेजना है, क्योंकि यहाँ से जो CO2 होगा वो आपको फेफड़ा में जाएगा, और फेफड़ा से निकल बाहर निकल। तो आप क्या देख रहे हैं, यही इसका आंतरिक संरचना है कि जो 4 कक्ष होता है, ऊपरी अलिंद में ब्लड आता है, ऊपरी अलिंद में अलिंद जो होता है उसमें ब्लड आता है। बायां अलिंद में फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है, जबकि दायां अलिंद में शरीर से अशुद्ध रक्त आता है। फिर बायां अलिंद में आया तो यहाँ पे वाल्व होता है, इससे बाएं निलय में जाएगा, और चूंकि शुद्ध रक्त है तो कहाँ जाना है? शरीर में जाना है, तो शुद्ध रक्त यहाँ से शरीर में जाएगा। जब यहाँ पे अशुद्ध रक्त दाएं अलिंद में आया है, तो निलय से होते हुए कहाँ जाएगा? फिर फेफड़ा में जाएगा। ठीक है, तो यही आपका हम फिर आगे एक डायग्राम से बताएंगे कि ये कैसे कैसे मूव करता है। ठीक है, तो आपको याद रखिएगा, ऊपर में आता है और नीचे से शरीर में जाता है। ठीक है, में भी याद रखिएगा कि बायां अलिंद में फेफड़ा से शुद्ध रक्त आएगा, और दायां अलिंद में अशुद्ध रक्त आता है। देखिए, अब हृदय की क्रिया विधि, हृदय अगर कैसे क्रिया, कैसे क्रिया का विधि। हृदय शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजन रहित रक्त, शुद्ध रक्त ग्रहण करता है।
हृदय शरीर के सभी भागों से ऑक्सीजनित रक्त यानी है तथा उसे शुद्ध ऑक्सीजनित करने के लिए में भेजता है। पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। शरीर में रक्त का परिसंचरण है। ये क्या है? हृदय शरीर के सभी भागों से भी ऑक्सीजन शुद्ध रक्त ग्रहण करता है। यानी था ये हृदय का 4 चैम्बर है, तो शरीर के पूरे अशुद्ध रक्त को दाया अलिंद में लाया जा रहा है। क्या कर रहा है? सभी शुद्ध और अशुद्ध रक्त को अपने हृदय में ला रहा है। फिर अशुद्ध रक्त को कहाँ भेज दे रहा है? निलय से होते हुए फेफड़ा में भेज देगा। शुद्ध रक्त को नहीं बोल रहा है, सभी भागों से भी ऑक्सीजन शुद्ध ग्रहण को तो उसे शुद्ध करने के लिए फेफड़ों में भेजता है। यानी यहाँ से अशुद्ध रक्त आया, इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़ा में भेज दिया। ये बात बोल रहा है। पुनः शुद्ध रक्त को फेफड़ों से ग्रहण करता है, यानी पुनः शुद्ध रक्त को जैसे ही फेफड़ा में गया फिर शुद्ध होके फिर शुद्ध आया तो बाया अलिंद में गया। शुद्ध रक्त को ग्रहण करता है, ग्रहण कर शरीर के विभिन्न भागों में पंप कर देता है। रक्त का परिसंचरण होता है। ये जो ग्राफ है कितना इंपॉर्टेंट ग्राफ है, और आप लोग भी इस ऐसा ही डायग्राम बना बना के पढ़ें ताकि आपको क्लियर हो जाएगा। 4 कक्ष बना लीजिए। 4 कक्ष बना के तो आपने क्या देखा कि शरीर के पूरे अशुद्ध रक्त, शरीर से अशुद्ध रक्त कहाँ आता है? अलिंद। देखिए अशुद्ध रक्त आना, शुद्ध रक्त आना निलय अलिंद में ही होता है, ऊपर वाले चैम्बर में होता है। तो दायां वाला जो है, दायां वाला है उसमें अशुद्ध रक्त आता है और बायां वाला में शुद्ध रक्त आता है। फिर दायां अलिंद में आता है तो निलय में जाएगा, निलय से फेफड़ा में जाएगा शुद्ध करने के लिए। शुद्ध करके फिर आएगा तो ये निलय में अलिंद में आएगा और फिर निलय में आकर शरीर में चला जाता है। तो क्या दिख रहा है कि एक सर्किल की तरफ ये घुमा हुआ है। यानी फेफड़ा में गया तो फेफड़ा से शुद्ध होकर क्या है? यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, और फिर ये शरीर में गया और शरीर से शुद्ध होके यहाँ अशुद्ध होके फिर यहाँ पे आ रहा है। तो कुछ हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन एवं विशेष प्रकार के तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे साइनोऑरिकल नोड यानी साइनोऑरिकल नोड या एस नोड कहते हैं। हृदय की धड़कन का तालबद्ध संकुचन विशेष प्रकार का तंत्रिका ऊतक के द्वारा होता है, जिसे साइनोऑरिकल नोड कहते हैं या एस नोड कहते हैं। इसे पेसमेकर भी कहा जाता है। यह दाएं अलिंद के दीवार में दबा होता है। यानी दाएं अलिंद कहाँ हुआ? हमेशा बार बार बनाने की कोशिश कीजिए। 4 चैम्बर, ये ऊपर वाला अलिंद होता है, नीचे वाला निलय होता है। तो दाएं अलिंद क्या हुआ है? हमारा दाएं ये है तो उसका दाएं अलिंद ये होगा। दाएं अलिंद तो दाएं अलिंद में यानी दाएं अलिंद के दीवार में है। ठीक है। एक आपका क्वेश्चन कभी कभी ईसीजी पूछ देगा। तो ईसीजी क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, जो हृदय के धड़कनों को जानने के लिए इसका ईसीजी कराया जाता है। ठीक है। देखिए अब एक टर्म है दोहरा परिसंचरण, द्विगुण परिसंचरण या द्विगुण परिवहन, डबल सर्कुलेशन आपका पूछा जाता है, आपको ध्यान। देखिए मानव हृदय में रक्त एक हृदय चक्र में 2 बार हृदय से होकर गुजरता है, जिसे द्विगुण परिसंचरण कहते हैं। अभी आप देखें ना हृदय कैसे 2 बार घूमा। यहाँ पे एक तो अशुद्ध रक्त आया, फिर यहाँ से फेफड़ा से क्या हुआ? शुद्ध होके आया, और फिर ऐसे आया और ये फिर शरीर में गया, और फिर ऐसे आया और ये फेफड़ा में गया। क्या देख रहे हैं? मान के चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। अगर यहाँ फेफड़ा है, फेफड़ा से हमारा शुद्ध रक्त हुआ, शुद्ध रक्त हमारा हृदय में आया, फिर हृदय से निलय में बाएं अलिंद में आया, अलिंद से निलय में गया, निलय से पूरे शरीर में चला। एक बार हो गया, एक बार फेफड़ा से हृदय में आया, फिर शरीर में चला गया। शरीर में चला गया तो शरीर में जाके फिर अशुद्ध हो गया, यानी अशुद्ध रक्त हो गया। अशुद्ध रक्त के रूप में फिर आया हृदय में, और हृदय में आके फिर निलय से होके फेफड़ा में गया। ये क्या देख रहे हैं कि एक हृदय में ब्लड, एक ही ब्लड कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। इसी को द्विगुण परिसंचरण या दोहरा परिसंचरण कहते हैं। यानी एक ही ब्लड आपका एक बार फेफड़ा से जो शुद्ध होके आया, फिर यहाँ से निकल के फिर आपका शरीर में गया, फिर शरीर से क्या हो रहा है? फिर हृदय में अशुद्ध रक्त आ रहा है, फिर फेफड़ा में
जा रहा है, यानी इसी एक ही ब्लड 2 बार आ रहा है, इसी को डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ठीक है, देखिए आपका रक्त परिचालन के मार्ग देखिए, जैसे फेफड़ा था, फेफड़ा से क्या हुआ, फेफड़ा से फुफ्फुस सीधा होगा और ये आपका बाएं अलिंद में आएगा। देखिए आपका यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को ढंग से समझिए, आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, कहीं कंफ्यूज। देखिए आपका यही पढ़े थे ना, ये क्या होता है, क्या लिखते हैं, बायां, ये आपका क्या है, अलिंद, ये आपका बायां का। देखिए ये आपका 4 चैम्बर है, शायद नहीं दिख रहा है, तो ये बायां अलिंद है, दायां अलिंद है, बायां नील है, बायां नील। तो देखिए जब फेफड़ा से जब रक्त शुद्ध होके आया तो सीधा से आएगा फुफ्फुस सीधा, फुफ्फुस सीधा से देख रहे हैं बायां अलिंद, बायां अलिंद में आ रहे हैं, यानी बायां अलिंद, बायां अलिंद से क्या हो रहा है, ये बायां अलिंद, बायां अलिंद से फिर बायां निलय में जा रहा है, बायां निलय में पे जाता है, यहाँ पे डाइकस यानी यहाँ बाइकस्पिड ये रहता है, वाल्व रहता है, यहाँ ट्राइकस्पिड है, द्विदलीय, यहाँ त्रिदलीय, बायां निलय में गया, उसके बाद महाधमनी में चला गया, महाधमनी से चल के पूरे शरीर के विभिन्न भागों में पहुंच जाता है। यानी जैसे ही यहाँ फेफड़ा से आपका यहाँ शुद्ध रक्त आता है तो बायां निलय में जाता है, बायां निलय से फिर महाधमनी में जाता है और धमनी से पूरे शरीर में चला जाता है, फिर पूरे शरीर में जाने के बाद ये महाधमनी में आया, फिर पूरे शरीर में चला जाता है। पूरे शरीर से जब ऑक्सीजन रहित जब ब्लड होता है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उसमें बनता है, फिर वो महाशिरा से होते हुए यहाँ आता है दाया, दाया निलय और दाया अलिंद है। ठीक है, फिर वो दाया निलय और दाया अलिंद फिर आपका फेफड़ा तक जाता है, फिर इसमें क्या होगा, ये पूरे आएगा और फिर यहाँ पे, यहाँ से इस शरीर में बायां अलिंद में आपका आएगा, यहाँ से कहा आएगा बायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां अलिंद, सर इधर दायां होगा तो दायां अलिंद में आएगा, और फिर यहाँ से क्या हो, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, और यहाँ से जब वो अशुद्ध रक्त आएगा तो फिर यहाँ से क्या होगा, फेफड़ा में चला जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दाया निलय है, देखिए फेफड़ा वाला भी टर्म क्या है, दाया निलय, यहाँ से यहाँ तक फेफड़ा में है, दाया निलय। ठीक है, तो यही आपका डबल सर्कुलर, 2 बार एक ही ब्लड फेफड़ा में 2 बार आता है, एक शुद्ध के रूप में और एक अशुद्ध के रूप में। ये वाला डायग्राम आप बनाने, काफी सिंपल और बेहतरीन डायग्राम आपको जरूर, डबल सर्कुलेशन के लिए डायग्राम भी आपको बनाना होगा। अब देखिए अशुद्ध रक्त, अब देखिए जो हमने डायग्राम बताया था, जो हमने वो 4 चैम्बर वाला बताया था, देखिए इतना बड़े 4 चैम्बर बना लीजिए ना कि चीजें आपका फास्ट हो जाए, दायां बायां, ठीक, इधर ऊपर में अलिंद और इधर है, और बायां अलिंद निलय, दायां अलिंद निलय। अब देखिए अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़ा में जाता है, दाएं निलय से फेफड़ा में, आपको क्या बताए थे कि यहाँ से आपका अशुद्ध रक्त शरीर से आता है, यहाँ क्या आता है, अशुद्ध रक्त, शुद्ध शुद्ध रक्त आपका शरीर से आया, शरीर देख लीजिए, शरीर से अशुद्ध रक्त आया, यहाँ से क्या आता है,
आपको फेफड़ा से शुद्ध रक्त आता है। यहाँ क्या आता है? शुद्ध रक्त, शुद्ध रक्त। अब जैसे ही इसमें आया तो क्या यहाँ डाइकस्पिड वाल्व होगा, यानी द्विदलीय वाल्व होता है, और इसमें आ जाता है। और यहाँ पे जब अशुद्ध आया तो यहाँ पे आएगा ट्राइकस्पिड वाल्व हो गया, अशुद्ध रक्त आ गया। यहाँ पे आएगा तो ये क्या जाएगा? यहाँ इस शरीर में चला जाता है, शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में चला जाता है। जब यहाँ से आएगा तो ये फेफड़ा में चला जाता है, शुद्ध होने के लिए ये फेफड़ा में चला जाता है, ये शरीर में। यही तो होता है, यानी ऊपर वाले में रक्त आएगा, नीचे वाले में बाहर निकलता है। यानी अलिंद में, दोनों अलिंद में रक्त आता है। दायां अलिंद में शरीर से अशुद्ध रक्त आएगा, जबकि बायां अलिंद में शुद्ध रक्त आएगा। तो देखिए, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त कहाँ आता है, तो बायां अलिंद, और अशुद्ध रक्त दायां अलिंद में। निलय से शरीर में रक्त जाएगा, और बायां निलय से, और दायां निलय से फेफड़ा में रक्त जाएगा। तो आपको ऐसे 4 चैम्बर बना के और याद कर कोशिश कीजिए। देखिए, अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है। अशुद्ध रक्त दाएं निलय से फेफड़ों में जाता है, देख रहे हैं, दाएं निलय से फेफड़ों में, और शुद्ध होकर बाएं अलिंद में आता है। शुद्ध होकर बाएं अलिंद में आता है, यानी ये शुद्ध होकर कहाँ आएगा? बाएं अलिंद से करेगा, देख रहे हैं, बाएं अलिंद है। इसे पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं, पल्मोनरी परिसंचरण कहते हैं। ठीक है, तो आपको जो डबल सर्कुलेशन जो बना, द्विगुण परिवहन पढ़ना है, तो एक में होता है पल्मोनरी परिसंचरण, और दूसरा में होगा शारीरिक यानी दैहिक परिसंचरण। तो देखिए, इसमें दायां निलय का है, दायां निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में आया, दायां निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में आया, फेफड़ा से फिर शुद्ध रक्त होके कहाँ आया? बाएं अलिंद। ये पल्मोनरी है परिसंचरण बोलते हैं। दायां निलय से अशुद्ध रक्त फेफड़ा में गया, फेफड़ा में शुद्ध हुआ, और फेफड़ा में शुद्ध होके बायां अलिंद में आया। तो दायां निलय से बायां अलिंद, यहां से होके यहां। ठीक, अब देखिए, शुद्ध होने के बाद रक्त बाएं निलय में से पूरे शरीर में चला जाता है। अब देखिए, फिर एक बार बनाइए चारों डायग्राम, चारों हमेशा क्लियर करना है ना। देखिए, इधर से तो आया, इधर से भी आया है, यानी ये फेफड़ा से आया है, फेफड़ा से आया तो शुद्ध रक्त आया है, ये शरीर से आया है। ठीक, अब बोल रहा है, देखिए, यहाँ जो आया, यहाँ से निकलेगा तो इस शरीर में जाएगा, और यहाँ से निकलेगा तो ये फेफड़ा में। अब बोल रहा है, शुद्ध होने के बाद रक्त ये बायां निलय से पूरे शरीर, ये देखिए, ये अलिंद है, ऊपर वाला अलिंद होता है, ये अलिंद होता है, ये निलय होता है। पूरा शुद्ध होने के बाद यहाँ पे आया, यहाँ से फिर इसमें आएगा, निलय से पूरे शरीर में चला जाता है, देख रहे हैं, बाएं निलय से पूरे शरीर में चला जाता है, और फिर अशुद्ध होकर दायां अलिंद में आता है, यानी दायां अलिंद। इसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं, इसे दैहिक परिसंचरण कहते हैं। पहले वाले को पल्मोनरी, क्या देखा आपने? दाएं अलिंद, यानी एक बार आपने क्या देखा कि पल्मोनरी परिसंचरण हो रहा है, और दूसरा में दैहिक परिसंचरण हो रहा है। देखिए, दैहिक परिसंचरण इसलिए इसका नाम था कि शरीर में जा रहा है रक्त, और शरीर से अशुद्ध होके फिर आ रहा है, यानी पूरे शरीर में भ्रमण हो रहा है, इसलिए दैहिक है। और पल्मोनरी है, क्या है कि फेफड़ा से शुद्ध आया और अशुद्ध होके फिर फेफड़ा से निकल रहा है, फेफड़ा में जा रहा है, तो पल्मोनरी हुआ। ठीक, देखिए, नोट में क्या है, हृदय में रक्त भरना तथा फिर उसका बाहर निकलना हृदय चक्र यानी कार्डिक साइकिल का है। तो आप द्विगुण परिसंचरण में आप कभी भी लिखिए तो आप ढंग से लिखिए ए वाले को डिफिनेशन, और उसके बाद आपको बताइए कि इसमें 2 चीज होता है, एक तो पल्मोनरी होता है परिवहन परिसंचरण, और दूसरा दैहिक परिसंचरण होता है। ठीक, और दोनों को डिफाइन यानी परिभाषित कीजिए, और ई वाला डायग्राम जरूर बनाइए। एक बार लिख दीजिए यहाँ पे पल्मोनरी, पल्मोनरी परिसंचरण, पल्मोनरी परिसंचरण लिखिए, ये वाला लिखिए, डायग्राम बनाइए। ठीक, मतलब एरो वाला। और यहाँ पे लिखिए आप दैहिक परिसंचरण, दैहिक परिसंचरण, परिसंचरण, परिसंचरण लिखिए, ये वाला बनाइए, ये वाला एरो वाला डायग्राम बनाइए। और एक बार आप ये 4 कक्ष वाला बना दीजिए फिगर, तो आपको परफेक्ट, अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो 5 में 5 मार्क्स मिलेगा, कोई उसमें मार्क्स नहीं।
अब देखिए रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर, महाधमनी एवं उसकी मुख्य शाखाओं में रक्त प्रवाह का दबाव रक्तचाप है। कि आपको महाधमनी में जब रक्त चलता है तो उसका जो दबाव होगा उसी को रक्तचाप या ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह दबाव हृदय के वैस्मो यानी कक्षों के संकुचन यानी सिस्टोल का शिथिलन यानी डायस्टोल के कारण उत्पन्न है। जो आपका ब्लड प्रेशर बनता है वो क्या होता है, जो हृदय का 4 कक्ष होता है उसका शिथिलन और उसका फैलाव यानी शिथिलन और संकुचन से ही होता है। संकुचन सिस्टोल बोलते हैं और इसके प्रेशर जो लगेगा सिस्टोलिक प्रेशर बोलेंगे। इसी तरह शिथिलन यानी डायस्टोल बोलेंगे और इसके कारण जो वो डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए ब्लड प्रेशर के रूप में नॉर्मल ब्लड फ्लो हो रहा है, जब ब्लड ऑकुलेशन होगा तो कफ अगर ये मतलब ये लगा के मेजर करते हैं तो सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, जो एस5 नो मीटर होता है इसका ब्लड प्रेशर को। ठीक है, निलयों के संकुचन से उत्पन्न दबाव को निलयों भी आपने क्या पढ़ा था, 4 भस्म हो 4 कक्ष होता है, 4 कक्ष होता है। ऊपर वाले को ये क्या होता है, ये आपका दायां हो गया, ये क्या होता है दायां होता है। ऊपर वाले होता है नीला अलिंद होता है, अलिंद हुआ, ये अलिंद हुआ, ये नीलाय हुआ, ठीक है हुआ। ठीक, तो बोल रहा है कि निलयों के संकुचन यानी निलय ये संकुचन होता है, निलयों के संकुचन दबाव को सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। निलय नीचे वाले का संकुचन होता है तो सिस्टोलिक प्रेशर बोलती है और ये 120 ml की नॉर्मल टाइम में हो। तथा निलयों के शिथिलन यानी निलयों के शिथिलन या प्रसरण से उत्पन्न दबाव को डायस्टोलिक प्रेशर बोला जाता है और ये नॉर्मल कंडीशन सामान्य अवस्था में 80 mm होता है। इस समय रक्त अलिंद से निलय में यानी अलिंद से निलय में हमेशा देखें यहीं पे वाल्व होता है, ये ट्राइकस्पिड यानी त्रिदली और बाइकस्पिड द्विदली वाल्व होता है। अलिंद से निलय में जाएगा, अलिंद से निलय में जाएगा। इसी में संकुचन और फैलाव होता है। तो बोल रहा है जब शिथिलन संकुचन होगा तो सिस्टोलिक प्रेशर और जब शिथिलन या प्रसरण होगा तो डायस्टोलिक प्रेशर होता है। निलयों में ही के कारण वो प्रेशर का निर्माण है। तो रक्तचाप नॉर्मल कंडीशन में क्या होगा इतना याद रखिएगा, 120/80 mm ऑफ एच। 120 क्या होता है, 120 आपका सिस्टोलिक प्रेशर होता है और जबकि 80 mm डायस्टोलिक प्रेशर होता है। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर आपको याद रखना। 120 हमेशा याद रखिएगा, 120 mm ऑफ एच क्या होता है आपको सिस्टोलिक होगा और जबकि 80 mm ऑफ एच आपका डायस्टोलिक होगा। और ये निलयों के शिथिलन सिस्टोलिक जो होता है निलयों के संकुचन से होता है, निलयों को प्रसरण या प्रसारण से डायस्टोलिक। रक्तचाप मापी यंत्र को क्या बोलते हैं, स्टिग्मोमैनोमीटर। आप याद रखिएगा मेजरमेंट वाला है, जब ब्लड प्रेशर को मापना होता है तो स्टिग्मोमैनोमीटर से मेजर करते हैं।